नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। खबर है कि पाकिस्तान भारत की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन सिंदूर से इतना डर गया था कि उसने भारत को रोकने के लिए अमेरिका से मदद मांगी। हाल ही में सामने आई अमेरिकी सरकार की फाइलों से पता चलता है कि पाकिस्तान की लॉबिंग एजेंसियों ने इस ऑपरेशन के दौरान यूएस में जबरदस्त लॉबिंग की थी। इन फाइलों और रिपोर्ट के बाद यह साफ हो गया कि पाकिस्तान की हालत पतली थी और वो बार बार अमेरिका से मदद मांग रहा था। दरअसल भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 11 एयरबेस को ध्वस्त किया था, साथ ही वहां पनप रहे आतंकियों के 9 ठिकानों को भी तबाह किया था। अब अमेरिकी रिपोर्ट के सामने आने के बाद फिर एक बार ट्रंप की भूमिका पर भी सवाल उठे हैं। देखिए, एक ऐसा सवाल है जो आज भी विपक्ष मजबूती से उठाता है कि भारत पाकिस्तान का युद्ध डोनाल्ड ट्रंप ने रुकवाया। यह आरोप जरूर है, लेकिन इस पूरी रिपोर्ट में कहीं पे भी मध्यस्थता का जिक्र नहीं है। यानी ट्रंप की भूमिका इस पूरे वॉर को रुकवाने में नहीं थी। इस तरह की बातें हैं, उनकी मध्यस्थता का कोई जिक्र नहीं है। अब ट्रंप ने देखिए दावा तो कई बार किया, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने सदन में साफ कहा था कि युद्ध विराम में किसी भी विदेशी ताकत का हाथ नहीं था। अब ऐसे में पाकिस्तान तो कांपा, लेकिन युद्ध विराम पर ट्रंप की भूमिका को लेकर फिर से सवाल आए हैं और आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि असल में ये जो रिपोर्ट आई, इसके बाद जितने आरोप प्रत्यारोप थे, जितनी बातें भारत पाकिस्तान और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आई, उनके असल में मायने क्या। विस्तार से करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर एक बार फिर चर्चा में है और इस बार बात पाकिस्तान के घुटने टेकने की है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स और डिफेंस ऑफिसर्स ने अप्रैल 2025 में हुए पहलगाम हमले के बाद अमेरिका के कई सांसदों समेत मीडिया नेटवर्क के साथ 60 से अधिक मीटिंग्स करने की कोशिश की थी। ये सभी मीटिंग्स पहलगाम आतंकी हमले के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के वक्त और भारत पाक संघर्ष के युद्ध विराम के बाद की गई थी। अमेरिकी फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट फारा के तहत फाइल किए गए रिकॉर्ड से इसका खुलासा हुआ है। रिकॉर्ड में पता चला है कि इस्लामाबाद के यूएस में डिप्लोमेट और उसके डिफेंस अताशे ने ईमेल और फोन कॉल समेत आमने सामने बैठक की। इस दौरान 60 से अधिक बिचौलियों से बार बार कांटेक्ट किया गया, जिससे साफ जाहिर होता है कि भारत के एक्शन से पाकिस्तान बुरी तरह डर गया था और वो भारत को रोकने के लिए अमेरिका से बार बार गुहार लगा रहा था। फाइलों से ये भी साफ पता चलता है कि पाकिस्तान ने ये संपर्क अमेरिकी सांसद, फॉरेन डिपार्टमेंट, पेंटागन और कई जाने माने अमेरिकी जर्नलिस्ट से किया था। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने इस दौरान क्षेत्रीय सुरक्षा, कश्मीर, रेयर मिनरल्स और पाक अमेरिका संबंध को लेकर चर्चा की थी। पाकिस्तानी प्रतिनिधियों ने कई प्रमुख अमेरिकी मीडिया संगठनों के साथ इंटरव्यू और बैकग्राउंड मीटिंग्स की थी। पाकिस्तान लगातार कांटेक्ट कर रहा था, जितना जल्दी जिन ऑफिसर्स से संभव हो उनसे बातचीत करने का प्रयास कर रहा था। इससे पहले नवंबर 2025 में एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि पाक ने ट्रंप प्रशासन तक अपनी जल्दी पहुंच बनाने और डिप्लोमेटिक रिलेशन को तेज करने के लिए अमेरिका में 6 लॉबिंग एजेंसियां हायर की थी। इनके साथ अमेरिका ने $5 मिलियन की डील की थी। इसके अलावा पाक की ओर से जैवलिन एडवाइजर्स के साथ भी समझौता किया गया था। माना जा रहा है कि इस समझौते के बाद से ही ट्रंप ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस बुलाया था। अब इन सब के बीच एक सवाल आता है कि भारत पाकिस्तान सीज फायर में अमेरिका की भूमिका क्या थी। अमेरिकी सरकार की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि भारत ने अमेरिका से पाकिस्तान के साथ संघर्ष में मध्यस्थता की मांग नहीं की और न ही अपने ऑफिशियल इवेंट्स में सीज फायर का मुद्दा उठाया है। सार्वजनिक रूप से उपलब्ध 3 पन्नों के इस डॉक्यूमेंट में अप्रैल-दिसंबर 2025 के बीच वॉशिंगटन में ट्रंप के सलाहकार जेसन मिलर के नेतृत्व वाली लॉबिंग फर्म HSW पार्टनर्स LLC की ओर से आयोजित फोन कॉल, ईमेल और मीटिंग का डिटेल दिया गया है। अमेरिकी फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट फारा के तहत सार्वजनिक हुए दस्तावेजों ने पिछले साल अप्रैल में भारत द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान की एक चौंकाने वाली तस्वीर पेश की है और इन दस्तावेजों से खुलासा हुआ है कि सैन्य अभियान के चलते पाकिस्तान किस कदर घबरा गया था
और उसने संघर्ष को रोकने के लिए अमेरिका में अपने राजनयिकों के माध्यम से किस तरह की गहन लॉबिंग की थी। ये रिपोर्ट न केवल पाकिस्तान की बेचैनी को उजागर करती है, बल्कि ये भी बताती है कि भारत ने भी अमेरिकी प्रशासन के साथ अपने संपर्कों को मजबूत करने के लिए ऐसी ही लॉबिंग फर्मों की सेवाएं ली थी। ये घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के पर्दे के पीछे चलने वाले जटिल खेल और संकट के समय में बाहरी शक्तियों के प्रभाव को दर्शाता है, जहां दोनों देशों ने अपने हितों की रक्षा के लिए अमेरिकी गलियारों में सक्रियता दिखाई। उधर 10 मई 2025 ये तारीख विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन भारत और पाकिस्तान के बीच चला 4 दिन का सैन्य टकराव समाप्त हुआ था और सवाल उठने शुरू हुए थे कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित क्यों किया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि संपर्क बढ़ाने के लिए अमेरिका में विभिन्न दूतावास, प्राइवेट कंपनियां और व्यावसायिक संगठन लॉबिंग फर्मों और कंसल्टेंट का सहारा लेते हैं। ये एक सामान्य और कानूनी प्रक्रिया है। भारतीय दूतावास भी 1950 के बाद से ही आवश्यकता के अनुसार ऐसी फर्मों के साथ अनुबंध करता रहा है। मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि अमेरिका में डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत विदेशी सरकारों के साथ लॉबिंग करना कानूनी और स्थापित प्रथा है। जस्टिस विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर इसका पूरा रिकॉर्ड है कि कब किसने किन लॉबिंग फर्मों के साथ संपर्क किया। इसे किसी प्रकार की मध्यस्थता के तौर पर देखना एकदम गलत है, बल्कि ये एक पारदर्शी कूटनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य अमेरिकी सरकार के साथ सीधे और प्रभावी ढंग से संवाद स्थापित करना है। बहरहाल, फारा दस्तावेजों के ये खुलासे भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले साल के सैन्य टकराव के दौरान की पर्दे के पीछे की कूटनीतिक गतिविधियों पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालते हैं। ये स्पष्ट है कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में गहरी चिंता पैदा की, जिससे उसे युद्ध रोकने के लिए अमेरिका से गहन हस्तक्षेप की मांग करनी पड़ी। वहीं भारत ने भी अमेरिकी प्रशासन के साथ अपने संपर्कों को मजबूत करने के लिए लॉबिंग फर्मों का उपयोग किया और इन दस्तावेजों से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में लॉबिंग फर्मों की महत्वपूर्ण भूमिका और संकट के समय में कूटनीतिक चैनलों के महत्व का पता चलता है, जो आने वाले समय में ऐसी स्थितियों में पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता पर जोर देते हैं। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। चलिए, तो ऑपरेशन सिंदूर ने जिस तरीके से घमासान मचाया था और वाकई में खौफ से कांपा था पाकिस्तान। अब एक रिपोर्ट आई है अमेरिका की, उन सारे पॉइंट्स को समझने की यहाँ जरूरत है। देखिए, एक चीज तो साफ हो गई है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की हालत क्या थी। एक और बात जो आई, जो इन पूरे सवालों में आई थी कि आखिरकार सीज फायर क्यों हुआ, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका आई और आज भी विपक्ष उस सवाल को लेकर बिल्कुल कटघरे में खड़ा करता है सरकार को, इवन डोनाल्ड ट्रंप को भी। तो यहाँ पर ये जो पूरी रिपोर्ट आई है, उसमें जिस तरह की लॉबिंग की बात की गई है, उसमें कहीं भी ये मध्यस्थता कराई है ट्रंप ने, इस तरह का कोई जिक्र तो देखिए नहीं है। दूसरी चीज ये भी आती है कि यदि ये रिपोर्ट आ रही है तो किस रिपोर्ट को कितना हम जायज ठहराएं, कितना हमें इसको वैल्यू देना चाहिए, हर पहलू पर बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बहुत बड़ा यहाँ से एक मैसेज जाता है। क्योंकि जहां तक जिस लॉबिंग की बात की गई है, वो समय समय पर पाकिस्तान द्वारा और भारत द्वारा भी की गई है। तो हमें बहुत सारी चीज़ों को यहाँ समझना पड़ेगा और इन्हीं चीज़ों को हम आगे बढ़ाते हुए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तमाम मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे गौरव मिश्रा। गौरव जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर शिवानंद हुलियारकर। शिवानंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। रक्षा विशेषज्ञ हैं अनुपम तिवारी। अनुपम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विदेश मामलों के जानकार हैं संदीप चौधरी। संदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक हैं डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित। इंदुकांत दीक्षित जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत जितने भी एक्सपर्ट हैं पहले उनसे करूंगी। और सबसे पहले संदीप जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आपको सुन पा रहा हूं। संदीप जी, ये जो एक रिपोर्ट आई है फारा, यानी कि हमें इस चीज को ऐसे समझना है, इस रिपोर्ट में जिन पॉइंट्स का जिक्र किया गया है, जहां पे पाकिस्तान को, देखिए पाकिस्तान की हालत क्या थी ये हम सब जानते हैं, तो उसमें तो कुछ नया नहीं है। लेकिन ये जो जिस लॉबिंग की बात की गई है कि लगातार बात करने की कोशिश हो रही थी, बात की गई है,
और एक लंबी चौड़ी डील हुई है बातचीत करने के लिए, एक प्रेशर बनाने के लिए, और उसके बाद शायद ये कयास लगा रहे हैं, हमने कयास ही लगाए थे सभी ने कि शायद उन सारी चीज़ों के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया उन चीज़ों को भारत की तरफ फॉरवर्ड किया, फिर उन्होंने इसका क्रेडिट भी लिया। देखिए वो बोले थे, ये तो किसी से छिपा नहीं है, लेकिन ये बात जो बार बार आई भारत की तरफ से कि मध्यस्थता वाली ऐसा कोई सीन नहीं है, इस रिपोर्ट में भी जिक्र नहीं है। तो एक सवाल खड़ा हो गया कि आखिरकार इस पूरे मामले को कैसे हम समझें। मेरा तो मूल प्रश्न पहले यह भी है कि जिस लॉबिंग की बात की गई है वो जायज भी है या नहीं है। कई रिपोर्ट्स को आज स्टडी किया, उसमें लिखा है कि समय समय पर ऐसा पहले भी होता रहा है, पाकिस्तान ने किया तो भारत ने भी किया। कैसे समझें इसे? देखिए राखी जी, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो चीज हमें देखने को मिली वो ये थी कि पहले एक आतंकवाद का अटैक हिंदुस्तान में हुआ, उसके बदले में हिंदुस्तान ने 10-15 दिन का समय जरूर लिया और एक्शन लिया, पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया। पाकिस्तान ने भी हमारे ऊपर हमला किया, ये चीजें थी। लेकिन सबके दिलो दिमाग में एक ही चीज थी कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान से बहुत मजबूत है, देखिए पाकिस्तान में हमारे देश की मीडिया भी बताती है, लोग भी बताते हैं कि उनके पास खाने को आटा नहीं है, उनके पास खाने को दाल नहीं है, वो भुखमरी के कगार पर है, वो सेना को तनख्वाह नहीं दे सकते। तो जो इतना कमजोर देश हो उसके साथ युद्ध विराम होने का मतलब आप समझते हैं, युद्ध विराम होता है जब दोनों तरफ से बराबर की टक्कर हो कि भाई ठीक है, दो पहलवान लड़ रहे हैं, उनका कोई फैसला नहीं हो रहा है, उनको छुड़वा दिया जाता है कि बराबरी पर छोड़ दिया। तो ऐसे में एक मैसेज आता है पूरी दुनिया को, ट्विटर के माध्यम से पता चलता है, एक्स के माध्यम से पता चलता है कि भाई पाकिस्तान और हिंदुस्तान का युद्ध रुकवा दिया गया है। वो ट्वीट किसका था वो पूरी दुनिया जानती है। हिंदुस्तान में हमें, आपको, मीडिया को, सबको पता चला कि ट्रंप ने एक ट्वीट किया, उसके बाद युद्ध रुक जाता है। और संसद चल रही थी, उस युद्ध के बाद में जब संसद में की कार्रवाई का मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, राजनाथ सिंह जी ने भी उसमें बयान दिया, एक पर्चे पे उन्होंने पढ़ के बताया कि हिंदुस्तान में कोई भी नुकसान जान माल का नहीं हुआ है, जबकि जान माल का नुकसान दोनों तरफ हुआ था, ये सच्चाई थी। राहुल गांधी जी का एक स्टेटमेंट जो मुझे रह रह के याद आता है, उन्होंने ये कहा कि पूरी दुनिया में ट्रंप ने कराया, और ट्रंप ने इस बारे में बोला भी है। ट्रंप ने बार बार ये चीज कही कि ये युद्ध विराम मैंने कराया, और किस तरीके से करवाया, किस तरीके की लैंग्वेज उन्होंने यूज की वो भी हुई। तो राहुल गांधी जी ने संसद के अंदर बस एक ही लाइन बोली, वो मुझे अच्छे से याद है, उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री एक बार खड़े होकर ये कह दें कि अमेरिका का या ट्रंप का इस युद्ध विराम में कोई रोल नहीं था। और राखी जी, ये जो सेंटेंस है ये सुनने के लिए पूरा हिंदुस्तान आज भी व्याकुल है और पूरी दुनिया व्याकुल है। अगर संसद के अंदर नहीं कहते, आप कहीं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी ये मैसेज दुनिया को दे दें, देश के प्रधानमंत्री दे दें कि ट्रंप झूठ बोलता है, ये बात कह दे, या ये बात कह दे कि अमेरिका का युद्ध विराम में कोई रोल नहीं था, या फिर हमें ये दिखा दे कहीं दुनिया में जब भी युद्ध विराम होता है दो देशों की या तो सेना बैठती है, दो देशों के या तो अधिकारी बैठते हैं, दो देशों के या तो प्रधानमंत्री बैठते हैं। आपको पुराना भी याद होगा, शिमला समझौता हुआ, किस तरीके से पाकिस्तान और हिंदुस्तान के सैनिक बैठे थे। ताशकंद समझौता आपको याद होगा, किस तरीके से लाल बहादुर शास्त्री रसिया में थे। तो कोई भी एक ऐसा प्रूफ कि ट्रंप ने नहीं कराया, उनके फोन ने नहीं कराया, ये प्रूफ है। यहाँ पे हिंदुस्तान पाकिस्तान के सैनिक बैठ करके समझौता कर रहे हैं, मीडिया में कोई फोटो आया हो, या वहां के प्रधानमंत्री और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बैठ के कोई समझौता किया हो, या वहां के राष्ट्रपति जरदारी ने और हमारे देश की राष्ट्रपति मुर्मू ने कोई फैसला किया हो। तो इसलिए सवाल खड़े होते हैं। अदरवाइज कोई भी अपने देश पर, अपने देश के प्रधानमंत्री से कोई दुनिया में सवाल नहीं करना चाहता। और जब मामला दुश्मन देश के साथ हो तो हमारे देश के विपक्ष की एक एक पार्टी सरकार के साथ खड़ी थी, सब कह रहे थे कि पाकिस्तान की कमर तोड़ दो, पाकिस्तान की कमर तोड़ दो, पाकिस्तान को मत छोड़ो। लेकिन जब युद्ध शुरू किया गया सबसे पूछा गया, लेकिन जब युद्ध रोका गया, राखी जी, इस बात का भी दुख होता है, किसी राजनीतिक दल से नहीं पूछा गया। ठीक है, चलिए मैं वापस आऊंगी। अनुपम जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। अनुपम जी, कैसे इस विषय को आप देखते हैं? देखिए बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र आज फिर एक बार हुआ और दो रूप से महत्वपूर्ण माना गया। एक तो पाकिस्तान की भूमिका पर कि ये जो लॉबिंग की गई और मिलियंस की डील की गई,
और हो सकता है भाई कहीं ना कहीं देखिए डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी हम सब जानते हैं, उसके बाद फिर मध्यस्थता का इस पूरी रिपोर्ट में जिक्र नहीं है, जबकि दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप खुद इस चीज को बोल कर गए थे कि हाँ ये मेरी वजह से हुआ। तो बहुत सारी कहते हैं ना कि चीजें आई हैं। तो ये जो रिपोर्ट का खुलासा हुआ, ये जो दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान घबराया या पाकिस्तान घबराया था और सारी बातें हुई, यहां तक तो ठीक है, लेकिन आगे का जो जिक्र इस पूरी रिपोर्ट में आया है, जो मध्यस्थता की बात आई है, उसे कैसे देखते हैं? देखिए राकेश जी, एफएआरए की जो फाइंडिंग्स है, जो अभी जो फाइलिंग्स बाहर निकल के आई है, इसके लिए हमें अमेरिका का जो तंत्र है, पहले तो उसकी सराहना करनी चाहिए कि वहां पर भी चीजें छुपाई जाने की कोशिश करी जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे एपस्टीन फाइल बाहर आई, वैसे ही ये एफएआरए की फाइलिंग्स बाहर आई हैं। तो ये एक स्वागत योग्य चीज है और उसको हमारे देश में भी लागू होना चाहिए। मैं पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ। और दूसरी बात, रही बात ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद की बात, तो अगर हम एफएआरए की फाइंडिंग्स को ही सच माने तो निश्चित तौर पर इसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में या इस छोटे से युद्ध में कहीं मध्यस्थता करी थी। वहां पर बल्कि ये चीज जरूर लिखी हुई है कि भारत की लॉबीज और अमेरिका की लॉबीज लगातार अपने अपने काम कर माफ कीजिए, पाकिस्तान की लॉबीज लगातार अपने अपने काम कर रही थी। जहां भारतीय लॉबी ट्रेड डील के लिए और तमाम अन्य चीजों के लिए भी बात कर रही थी, वहीं पाकिस्तान लॉबी ने अपने पूरी ताकत, अपना पूरा पैसा और अपनी सारी कूटनीति झोंक दी थी अपने नैरेटिव को गढ़ने में। तो इससे आप एक चीज का अंदाजा लगाइए कि ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद जो चीजें अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में आई, किस तरह के सवाल आए, राफेल को लेकर क्वेश्चन उठे, और ये सारी चीजें जो उठी जिसमें भारत को कहीं ना कहीं असहजता महसूस हुई, वो पूरा का पूरा पाकिस्तान का यही लॉबी, जो लॉबी करी थी पाकिस्तान ने, जिन फर्म्स को उसने पैसा दिया था, उनका ही काम था। और वो बहुत दिनों तक चला नहीं। अभी भी भले ही बात होती हो कि भारत का बड़ा नुकसान हुआ, ऐसी खबरें आई कि बड़े राफेल गिर गए भारत के, लेकिन आज तक वो चीजें प्रूफ नहीं हो पाई हैं। और भारत कहीं ना कहीं उस नैरेटिव को मैनेज करने में मैं कहूंगा थोड़ा बहुत सफल रहा है। हालांकि जितना तेजी से पाकिस्तान ने अपनी चालें चली थी नैरेटिव सेट करने में, उतनी तेजी हमारे दूतावास ने शायद नहीं दिखाई थी। तभी पाकिस्तान का यह झूठ कुछ दिन तक चलता रहा था। लेकिन चलिए, झूठ के बहुत बड़े पर नहीं होते हैं। झूठ कुछ दिनों बाद अपने आप को सामने ला ही देता है कि सच क्या है। तो भारत का जहां तक दृष्टिकोण है, तो भारत ने अपना काम किया। और यहाँ पर इस एफएआरए की फाइलिंग्स में भी ये चीज लिखी हुई है कि भारत का जो भी आधिकारिक बयान था, चाहे वो दूतावास के स्तर पे हो, चाहे जो हमारी जो लॉबिंग फर्म्स थी उनके स्तर पर हो, वो सारा का सारा सिर्फ इस चीज को बताने में था कि देखिए, भारत ने कोई युद्ध नहीं छेड़ा है, भारत ने सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद के ठिकानों को नष्ट करना शुरू किया है। और अगर कोशिश भारत की रहेगी कि आतंक के सारे अड्डे नष्ट कर दिए जाएं, तो भारत की जो लॉबी थी उसने यहाँ पर कहीं ना कहीं अपना रोल पाकिस्तान के बनिस्बत एक अलग ढंग से रखा हुआ था। हम उस समय ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी ट्रेड डील के बारे में बातें कर रहे थे। हमने उतना एग्रेसिव अप्रोच नहीं दिखाया था अमेरिका के अंदर। शायद इस वजह से पाकिस्तान ने बाद में उसका फायदा उठाया, खासतौर पर असीम मुनीर ने उसका फायदा उठाया जब उसने पर्सनल रिलेशंस डेवलप किए अमेरिका की सरकार के साथ। और आप देखेंगे कि लगातार असीम मुनीर उनकी गुड बुक्स में है और लगातार असीम मुनीर वहां पर आता जाता रहता है और पाकिस्तान को काफी कुछ वो फायदा दिलाने में भी कामयाब रहा। यहाँ पर मैं संदीप जी से एक बात में थोड़ा सा डिफर करना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि जैसा पाकिस्तान बहुत ही भूखे नंगों का देश है, तो साहब उसी भूखे नंगे देश ने ही पाकिस्तान के $5 मिलियन यानी करीब 45 मिलियन रुपीस वहां पर झोंक दिए था सिर्फ अपने नैरेटिव को करने के लिए। तो आप ये मान के चलिए कि पाकिस्तान का जो एक, भले उनके नागरिकों के पास खाने को पैसा ना हो, खाने के लिए आटा ना हो, चलाने के लिए डाटा ना हो, लेकिन वो इस तरह की लॉबिंग में बहुत उनका एक हाथ तेज रहता है और वो इस तरह की चीजें लगातार करते रहते हैं, पैसा पानी की तरह बहाते हैं, जिससे उनको और खासतौर पर उनकी आर्मी को पर्सनल फायदा हो। वसीम मुनीर को फील्ड मार्शल मिल गया, पाकिस्तान की सेना को अमेरिका के अंदर जगह मिल गई, पाकिस्तान की सेना को सऊदी अरबिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट मिल गया और पाकिस्तान की सेना अब खुश है। तो यहाँ पर देखिए कि अब सिचुएशन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप आज भी नहीं सुधरे हैं और भारत की तरफ से अभी भी चुप्पी जैसी ही दिखाई दे रही है, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद हो। भले ही मैं मानता हूँ संदीप जी की बात इस बात में सही है कि सरकार ने ऑफिशियली संसद के अंदर खड़े होकर के ये एक बार भी नहीं कहा कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है, और ये बात सरकार को कहनी चाहिए थी। ठीक उसी तरह से जैसे आज कभी जेलेंस्की ट्रंप को डांट देते हैं, कभी वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति मादुरो डांट देते हैं या वर्तमान राष्ट्रपति रोड्रिगेज डांट देती हैं,
या फिर छोटे से देश कोलंबिया के राष्ट्रपति डांट देते हैं ट्रंप को, तो कम से कम अपनी बात को कहा जा सकता था, इसका मैसेज अच्छा जाता और शायद डोनाल्ड ट्रंप उसके बाद ये उल जलूल बातें ना करते। अब तो वो इस स्तर पर आ गए हैं कि उसको आप संसदीय भाषा भी नहीं कह सकते हैं। वो लगातार ये बात कहने लगे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी मुझे खुश करने के प्रयास में लगे रहते हैं। तो इससे पता चलता है जब तक ऐसे व्यक्तियों को जवाब नहीं दिया जाएगा वो कुछ न कुछ आपका अपमान करते रहेंगे। अब शायद वक्त आ गया है कि ये सब ऑपरेशन सिंदूर और इन सब चीजों से बाहर निकल करके भारत को अपना एक 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 अपनी छवि को दिखाना पड़ेगा विश्व में। और वो छवि तभी आएगी जब हमारे सबसे ऊपर के तंत्र से कुछ एक बेहतर संदेश जाएगा, ताकि हमारे देशवासियों को भी पता चले कि भारत के अंदर इतना रसूख है कि वो अमेरिका की आंखों में आंखें डाल करके उसका विरोध कर सकता है, उसके राष्ट्रपति को ये कह सकता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो चीजें बहुत बदली है और अभी आगे देखिए कहां तक जाएगा। लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है जैसे वेनेजुएला का प्रकरण हुआ है, उसमें भी भारत की तरफ से आधिकारिक रूप से उसकी निंदा नहीं करी गई और सिर्फ एक ये मान के चलिए कि ये रिवाज मान करके एक स्टेटमेंट दे दिया गया है कि ये ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो इससे हमें अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में कहीं ना कहीं एक हम पिछड़ते जा रहे हैं और इसके ऊपर हमें अब काम करना आवश्यक है। मैंने लॉबी शुरुआत करी थी, लॉबी में देखिए पाकिस्तान ने अपना नैरेटिव बहुत तेजी से गढ़ा, वहां पे हम पिछड़े। और अब जब अंतर्राष्ट्रीय मामले इन दिशाओं में जा रहे हैं जहां हमें एग्रेसिव होना चाहिए था, वहां पे हम पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं। तो इसके ऊपर काम करने की बेहद आवश्यकता रखती। बिल्कुल ठीक है, वापस आऊंगे। इंदुकांत जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी सुन पा रहा हूं। इंदुकांत जी, ये जो ऑपरेशन सिंदूर पर एक बड़ा खुलासा हुआ है, इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, इसमें इस पूरी रिपोर्ट में ना 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण आई हैं। किसी भी रिपोर्ट को हम झूठ नहीं कह सकते। देखिए, जो भी आई हैं, जो भी कंटेंट उसमें रखे गए हैं, बहुत बेबाकी के साथ रखे गए हैं। बहुत सारी चीज़ों का क्लेरिफिकेशन है। जिस लॉबिंग की बात की गई है, तो भारत की तरफ से किस परिप्रेक्ष्य में बातचीत उस वक्त की जा रही थी और पाकिस्तान का नैरेटिव क्या था, ये मुझे लगता है सभी एक्सपर्ट ने भी बताया और ये बात फैक्ट है, उस रिपोर्ट में है। उस मध्यस्थता का जिक्र जरूर नहीं है, लेकिन यहां जिक्र जरूर नहीं है मध्यस्थता का, लेकिन ऑन कैमरा, ऑन स्क्रीन तो बहुत बार ये चीजें आई, लगातार आई और अब ये भी आने लगी है कि मोदी जी खुश करने के लिए सारी चीजें कर रहे हैं। मुझे लगता है भारत को पाकिस्तान से हम कभी कंपेयर नहीं कर सकते। हम इस चीज को देखें कि हमें अपनी रणनीति, हमें अपनी स्ट्रैटेजी इस पूरे कंटेंट, इस पूरी रिपोर्ट के बाद कहां रखनी है और ना हम अपने खुद को कम आंकते हैं। हम बहुत अच्छी चीजें कर सकते थे। हम लोग सब चाहते थे कि वो ऑपरेशन लगातार जारी होता और सारी चीजों को जितना हम कर पाते पाकिस्तान के लिए करते, पर ठीक है, उस समय की सिचुएशंस जो थी उस पर डिसीजन लिया गया, लेकिन वो भी एक विवाद का कारण बना। तो अब जो पूरी रिपोर्ट्स में बातों को रखा गया है, कैसे उसका एक विश्लेषण यदि करें तो कैसे देखेंगे? राखी जी नमस्कार। हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनको भी मेरा नमस्कार। पहले आपकी आखिरी बात से शुरू करना चाहूँगा। देखिए, जो देश का नेता होता है, राष्ट्राध्यक्ष होता है या शासनाध्यक्ष होता है, वो देश की सभी परिस्थितियों से अंदर की बाहर की जितने अच्छे से वाकिफ होता है, शायद उतने अच्छे से कोई और दूसरा नहीं होता है देश में। और देश के हित में अगर वो शासन चलाना चाहता है, जैसा इस केस में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हम कह सकते हैं, तो देश हित के लिए क्या फैसला कब करना है, कितना करना है, किस तरह से करना है, इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार और सबसे ज्यादा काबिल वही व्यक्ति होता है और सबसे ज्यादा अधिकृत भी होता है। मेरा यह मानना है कि ऑपरेशन सिंदूर कितना हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, किस रूप में हुआ, इसका फैसला निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री के स्तर पर लिया गया और उन्होंने देश के, शायद मैं मानता हूं कि आर्थिक स्थितियों को या जो भविष्य के जो अपने लक्ष्य हैं, जो भारत को वो पहुंचाना चाहते हैं विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इतना फैसला किया। जो अभी तक चीज़ें सामने आई हैं कि हमें सिर्फ आतंकवाद के उनके नेटवर्क पे हमला करना है और एक मजबूत संदेश देना है कि हम कभी भी अगर आतंकवादी हमला होता है और ये बात स्पष्ट रूप से सामने आती है कि इसमें पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों का या उनके आकाओं का हाथ है या पाकिस्तान की आईएसआई या सेना का हाथ है, तो हम इमीडिएटली उसका प्रतिवाद करेंगे। ये संदेश तो बिल्कुल साफ चला गया है। शायद यही इसका उद्देश्य था। पूरा युद्ध करने का कोई उद्देश्य शायद टॉप लेवल पे था नहीं, इसलिए किया नहीं गया। इसके बारे में पर्दे के पीछे क्या चीजें थी, भारत का कितना सामर्थ्य इसमें उपयोग किया जाना था, नहीं किया जाना था, इसकी जानकारी न तो आपको है, न हमें है, न हमारे समझते हैं कि बाकी विश्लेषकों को है। इसलिए हम उस पर टिप्पणी अपेक्षा से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, करना भी नहीं चाहिए, मैं मानता हूँ। इसका एक उदाहरण देना चाहता हूँ। आपको याद होगा 1971 के युद्ध के समय जब सैम मानेकशॉ को बुलाकर इंदिरा जी ने कहा था कि
हमको हमला करना है और इमीडिएटली करना है। तो सैम ने क्या कहा था कि हम नहीं कर सकते हैं, अगर आपको तुरंत करना है तो आप सेनाध्यक्ष बदल दीजिए, किसी और को रखिए और अपने फैसले को लागू करवा दीजिए। तो इंदिरा जी रुकी और एक बुद्धिमान नेत्री के तौर पर उन्होंने कहा कि आप क्या कहना चाहते हैं। तब उन्होंने पूछा, तो उन्होंने कहा हमें इतना समय चाहिए और जब हम तैयारी कर लेंगे बताएंगे तब आप निर्णय दीजिएगा, आपके आदेश का अक्षरशः पालन करेंगे। और इंदिरा जी ने समय दिया और चूंकि उसमें उद्देश्य बांग्लादेश को अलग कराना और एक फुल स्केल वॉर का मामला था, तो उसकी तैयारी किया और उनकी सलाह के अनुसार जब उन्होंने कार्रवाई की तो आप देखिए उसका परिणाम क्या हुआ, क्योंकि वहां पे उद्देश्य स्पष्ट था। इंदिरा जी की बात को सैम ने भी नकार दिया क्योंकि पूरी तैयारी करके वो इस बात को करना चाहते थे और सेना की जो रणनीति थी उसके अनुसार काम करना चाहते थे। यहाँ पे जो प्रधानमंत्री ने और सरकार ने स्पष्ट किया है कि उनका लक्ष्य ऐसा युद्ध करने का था ही नहीं। युद्ध करने की बारी आएगी तब हम लोग देख सकते हैं कि क्या होता है। अब एक कहना चाहता हूँ, जो हमारे मित्र संदीप जी कह रहे थे कि कभी भी ट्रंप ने तमाम तरह की बकवास की, कई तरह की बातें की, लेकिन उसका खंडन कि ट्रंप तुम झूठ बोल रहे हो नहीं किया गया। अगर आपको याद होगा राखी जी कि जब इस मुद्दे पर बहस हो रही थी संसद में और प्रधानमंत्री ने जब इसका जवाब दिया था तो उन्होंने क्या कहा था, मैं कोट एंड कोट बता रहा हूं। उन्होंने कहा था कि हम अपने लोगों से चर्चा कर रहे थे, हमारी मीटिंग्स चल रही थी इंटेंसिव, और उस दौरान अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस का 3-4 बार बेचारे का कॉल आया। मैं फोन पे नहीं था, फोन उठा नहीं सका। हमको कहा गया कि अर्जेंट बात करना चाहते हैं, हमने नहीं किया। फिर बाद में हमने कॉल बैक किया तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। तो हमने कहा ठीक है, अब उनको अगर आप हमको ये संदेश दे रहे हैं तो उनको भी संदेश दीजिए कि इसका जवाब ऐसा दिया जाएगा कि इतिहास याद रखेगा और पाकिस्तान का हो सकता है नामो निशान भी मिट जाए। ये संकेत था उसमें। अब अगर संसद के पटल पर प्रधानमंत्री ने 2 टूक कहा कि हमने अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप से पूरे युद्ध के दौरान, अगर याद हो आपको रखी जी, एक बार भी बातचीत नहीं की, ये स्पष्ट है, संसद के पटल पे कहा गया बयान है। तो आप ये बताइए कि जब प्रधानमंत्री ने कोई बातचीत ट्रंप से की नहीं तो ट्रंप के पास अनुरोध कैसे पहुंच गया? क्या असीम मुनीर लेकर पहुंच गए भारत का अनुरोध कि भारत चाहता है युद्ध विराम कर दो? और अगर ऐसा अनुरोध पहुंचा नहीं तो ट्रंप के दावे में क्या तथ्य है कि हमने युद्ध रुकवा दिया प्रधानमंत्री के रिक्वेस्ट पर या प्रधानमंत्री के कहने पर? तो यह स्पष्ट है प्रधानमंत्री के संसद में दिए गए बयान से कि कहीं से भी भारत ने, और आपकी जो रिपोर्ट आई है जिसकी आप चर्चा कर रही हैं, कि भारत ने कभी जिक्र नहीं किया या रिक्वेस्ट नहीं किया कि युद्ध विराम चाहता है भारत या करवा दिया जाए। अब जेडी वांस का भी प्रधानमंत्री ने पटल पे संसद के कहा, जिसका आज तक कोई प्रतिवाद अमेरिका से नहीं आया कि उन्होंने 3-4 बार का कॉल किया अपनी तरफ से। बाद में प्रधानमंत्री ने मीटिंग के बाद कॉल बैक करवाए और उन्होंने कहा कि हम इससे कोई डरते नहीं हैं और पाकिस्तान को जो करना हो करे, उसका हिसाब भारत उसी शब्दों में देगा। और एक आखिरी बात राखी जी, दुनिया में कोई भी बड़े युद्ध होते, छोटे युद्ध होते हैं तो भी होता है, बड़े युद्ध या बड़े टकराव होते हैं तो आप इतिहास उठा के देख लीजिए कि ऐसा असंभव है कि बाकी देश, क्योंकि दुनिया आजकल एक ग्लोबल विलेज के तौर पे काम करती है, बाकी देश इंटरवीन न करते हो, न करते हैं, नहीं कर रहे हैं, ये कहना बेमानी है एक तरह से। आज यूक्रेन रूस के वार में भारत का भी इंटरवेंशन है, दुनिया के सारे देशों का इंटरवेंशन है जो कुछ करने की स्थिति में हो कि आप भी सहयोग करिए, आप भी बात करिए। अगर इस ढंग का इंटरवेंशन अमेरिका ने भी किया होगा, जो चीन अब दावा कर रहा है चीन ने भी किया हो, सभी जो देश अपने को समर्थ समझते हैं या मित्र समझते हैं या किसी दूसरे पक्ष का मित्र समझते हैं, वो बात कर करके डिप्लोमेटिक लेवल पे अपना पक्ष रखते हैं कि हम चाहते हैं ये युद्ध बढ़े न, हम चाहते हैं ऐसा हो, हम चाहते हैं युद्ध समाप्त हो जाए। अगर भारत कहता है हाँ ठीक है, हम अपने हितों को ध्यान रखते हुए तय करेंगे, तो अगर इसको इंटरवेंशन आप मानते हैं तो दुनिया में ये बड़ी बात है कि कोई भी युद्ध ऐसा नहीं है जिसमें दखल किसी देश का ना होता हो। छोटे से छोटे देश का भी दखल, बातचीत होती है, लेकिन क्या उसके दखल के आधार पर चीजें की गई? क्या उसी के आधार पर ये तय हुआ? ऐसा नहीं है, ऐसा प्रधानमंत्री और सरकार ने साफ किया है। अब जहां तक इस रिपोर्ट की बात है, देखिए इस ढंग की रिपोर्ट अमेरिका में अभी ये वैसे इस रिपोर्ट में तो कोई ऐसी कोई खास बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे रिपोर्ट्स मैनेज्ड भी होते हैं, प्लांटेड भी होते हैं और अपने हितों के हिसाब से किए जाते हैं। आपको याद होगा विकीलीक्स भी किए गए इस हिसाब से
जिससे कि दुनिया के तमाम देशों के लोग बेइज्जत हों। हालांकि उसमें अमेरिका के भी कुछ लोग एक्सपोज्ड हो गए। तो ये सारी चीजें अमेरिका में बड़ा मैनेज्ड ढंग से होता है, और मीडिया का यूज कैसे करना ये भी वो तय करते हैं अपने हिसाब से। लिहाजा इन रिपोर्ट्स के बेसिस पर अपनी सरकार को बिल्कुल खारिज कर देना या उनके पक्ष को कमजोर बताना और देश के हित को है ना कि उसके साथ समझौता हुआ, मैं उसको उचित नहीं मानता हूँ। जी ठीक है, देखिए सबके अपने अपने मत हैं, जिसको जैसा अच्छा लगेगा या जो जिस तरीके से उस विषय को समझ पा रहा है वो अपनी बात रखने के लिए बिल्कुल सारी चीज़ें हैं। बात सिर्फ एक ही आई थी जो मुझे पूरी बात से, इंदुकांत जी मैं तो सारी बातों का समर्थन करती हूँ आपने जो कहा, बट एक चीज़ मुझे ऐसी लगती है यदि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी या मोदी जी ने भी उस चीज़ को, चलिए मैंने मान लिया कि सारी चीज़ों को क्लैरिफाई किया, लेकिन जब ट्रंप खुद बार बार कोई चीज़ कहते हैं, इवन अभी भी जो चीज़ें प्रेजेंट में हैं खुश करने वाली, एक जवाब तो जा ही सकता है, डायरेक्टली जा सकता है कि भाई आपका कोई सीन नहीं था, आप शांति से बैठ जाइए, प्लीज़ आप दूसरी चीज़ों पे अपने व्यवहार को मेंटेन करिए। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती। हाँ बोलिए इंदुकांत जी, बोलिए। दो तरीके हैं राखी जी। कई बार परिवार में भी, मान लीजिए एक परिवार है, उसमें तीन बच्चे हैं माँ बाप के, और एक बच्चा बदमाश है, शैतान है, वो बार बार माता पिता के साथ गाली गलौज करता है, तो हर बार उसको थप्पड़ मारा जाए, ये तरीका भी एक है। और दूसरा तरीका ये है कि लोग उपेक्षा कर देते हैं कि ये बदमाश, इसकी उपेक्षा करो। आज ट्रंप जिस तरह के अप्रोच या एटीट्यूड से दुनिया के नेताओं के साथ बात कर रहे हैं, आप बताएं, एक चुने गए राष्ट्रपति को पत्नी के साथ अपहरण कर लिया एक माफिया डॉन की तरह, और उसको भी जस्टिफाई कर रहे हैं। उस ऐसे आदमी से कई बार जुबान लड़ाना भी डिप्लोमेटिकली गलत ही माना जाता है। हो सकता है, मैं तो प्रधानमंत्री की जगह पे या उनका प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन जब कोई इस तरह की बदतमीजी भी उतर आए तो कई बार अपना काम वही करिए जो देश हित में है, और ऐसे व्यक्ति से मुंह न लगे, ये भी एक उचित तरीका होता है। और पार्लियामेंट में अपनी बात दो टूक कह दी प्रधानमंत्री ने, इसलिए मैं मानता हूं कि इससे ज्यादा कहा जाए ये आवश्यक नहीं है। कह दिया जाए अगर मौका पा करके देश हित में उचित हो तो वो बुरा भी नहीं है। जी ठीक है, चलिए, पर मुझे फिर भी लगता है कि अमेरिका के लिए उनकी अमेरिका फर्स्ट है, वो कुछ भी कर लेते हैं अपने हित के लिए, अमेरिका के हित के लिए, अपनी पॉलिसीज़ के लिए, तो भारत अपनी पॉलिसीज़ के लिए क्यों नहीं कर सकता? सर मुझे व्यक्तिगत ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, जैसे कि आपने एक एग्जाम्पल दिया, कोई बिगड़ैल बच्चा है या शैतान बच्चा है, उसको समझ में नहीं आता, तो सर कई बार थप्पड़ मार के भी सही करा जा सकता है, कई बार होता है। देखिए, जब तक हम स्टैंड नहीं लेंगे तब तक कुछ होगा नहीं। मेरा कहने का मकसद ये नहीं है कि मोदी जी सीधे फायर कर दें, मोदी जी अटैक कर दें, या मोदी जी जाकर सीधे एक ही बार में समझा दें, पर बहुत सारे सिनेरियो थोड़े थोड़े करके ऐसे आए हैं जहां पर एक बात स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब की जरूरत थी, बस इतना सा मत है, और सभी लोगों का ये मत था। खैर, वापस आऊंगी। गौरव जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी राकेश जी, गौरव जी, बहुत सारी बातें आई हैं। पाकिस्तान की तो हालत पहले ही पतली थी, और ज्यादा हम उसको नेस्तनाबूद करना चाहते तो वो बिल्कुल हो सकता था, और वो जितना डरा और कांपा हुआ था, खौफ में था, इसकी एक रिपोर्ट में भी चीजों का जिक्र हुआ, तब भी हुआ था कि वो अमेरिका की मदद पूरी तरीके से मांग रहा था। बात इस चीज की है कि अपनी मदद मांगने के लिए और खुद को बाद में फिर अरे हम नहीं झुके, हमने तो कुछ नहीं किया, उसमें जानते हैं आप, कहते हैं ना कि ट्रंप ने एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा दी, ये कह के कि मैंने मध्यस्थता कराई है, जबकि आपने बहुत सारे पैसे लिए, लॉबिंग के जरिए चीजें गई, बहुत सारी चीजें गई, और उसके बाद ये चीजें इस तरह से आई थी। बात इस चीज की नहीं है, बात यह है कि पाकिस्तान को हम साइड रखें। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जितना भी आज इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, उससे एक चीज तो साफ है कि ट्रंप की मध्यस्थता नहीं थी। लेकिन सर एक बात और है कि नहीं थी तो वो खुद बोलकर जो आए हैं, उसका जवाब कब, और पूरी रिपोर्ट में जिन पॉइंट्स को रखा गया उसे कैसे देखते हैं? राखी जी, थोड़ा सा हम पीछे चलेंगे। पहलगाम का अटैक हुआ, और वो अटैक विशुद्ध रूप से धार्मिक आधार पर किया गया, बाकायदे धर्म की जांच करके किया गया, और इसके पीछे मंशा ये थी कि भारत के अंदर एक धार्मिक गृहयुद्ध जैसे हालात पैदा हो जाएं। और कभी किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था, दुनिया के किसी देश ने अंदाजा नहीं लगाया था, यहाँ तक कि अमेरिका जैसा देश भी कभी किसी परमाणु संपन्न राष्ट्र के ऊपर हमला नहीं किया है। भारत ने उसके बाद जो अभूतपूर्व निर्णय लिए और जो अपनी इच्छा शक्ति दिखाई, वो अब तक इतिहास में नहीं देखी गई थी किसी भी देश के द्वारा। आपको याद होगा, हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने एक बार कहा था कि अगर हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का आतंकवादी हमला होता है
तो हम उस आतंकवाद को इतना महंगा कर देंगे, इतना अनअफोर्डेबल कर देंगे कि इनके लिए उसका खर्च उठाना भी नामुमकिन हो जाएगा। और वैसा ही हुआ इस बार। उरी को अगर छोड़ दीजिए, सर्जिकल स्ट्राइक को अगर छोड़ दीजिए, तो पहलगाम के बाद भारत ने डिसाइसिव निर्णायक एक्शन लिया और पाकिस्तान के अंदर उनके 11 जहाज के एयरबेस, उनके 6 जो रडार सेंटर थे, उनके 9 आतंकवादी ठिकाने, मुरीद के जैसे ठिकाने, उनको तबाह कर दिया पूरी तरह से। भारत की मंशा वहां के नागरिकों पर हमला करना नहीं थी, बल्कि उनके जो एक्टर्स थे, जो उनके ठिकाने थे, जहां से वो आतंकवाद संचालित कर रहे थे भारत के विरुद्ध, उनको ठिकाना निशाना बनाना था। और भारत ने 20-25 मिनट में वो करके दिखाया। और बहुत प्रधानमंत्री जी ने कहा भी था, इस आक्रमण के पहले भी कहा था कि समय बहुत कम है और लक्ष्य बहुत बड़ा है, और बहुत कम समय में इतना बड़ा लक्ष्य हासिल करने वाला अगर कोई देश है तो वो भारत ही है। और कहीं ना कहीं इसकी जो गूंज है वो अमेरिका को बहुत बेचैन और परेशान कर दी, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान को देखिए तो कहीं ना कहीं भारत के इर्द गिर्द बफर जोन हमेशा तलाशता रहा है ये देश। पाकिस्तान एक प्रकार का बफर स्टेट है। और जैसा आप लोगों ने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद किस तरीके से अमेरिका के अंदर बेचैनी दिखाई दी, लगातार अभी देखिए दीक्षित जी ने कहा ही कि 4 बार जेडी वैंस ने फोन किया, प्रधानमंत्री बात नहीं किए। उसके बाद भी आप देखिए कनाडा गए भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ट्रंप ने उनको इनवाइट किया, लेकिन उनके इनविटेशन को नकारते हुए वापस अपने कार्यक्रम के अनुसार आ गए, जबकि आसिम मुनीर वहीं अमेरिका में ही मौजूद थे। तो मुझे लगता है कि भारत का जो स्टैंड है वो पूरे दुनिया के लिए बहुत सीधा संदेश है कि भारत अपने ऊपर होने वाले किसी भी आक्रमण या किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार है। वो किसी भी देश का मोहताज नहीं है, किसी के पास वो जाएगा नहीं अपनी रक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने विकास के लिए। कम से कम भारत अपना निर्णय स्वयं लेगा, चाहे उसको लाभ हो चाहे हानि हो। और आपने देखा उसका परिणाम आपके सामने है। प्रधानमंत्री जी ने संसद के अंदर बहुत साफ कहा, स्पष्ट कहा, उनके डायलॉग अभी भी याद है मुझे। उन्होंने कहा कि उनके नेता क्या क्या बयान दे रहे थे कि हम स्विमिंग पूल में नहा रहे थे, भारत ने तो आक्रमण कर दिया। इस तरह के बचकाने बयान वहां के नेता दे रहे थे पाकिस्तान के। आप बताइए, जहां तक अमेरिका की जहां तक बात है, उसके इस फारा रिपोर्ट की जहां तक बात है, तो मैं ये समझता हूं कि ये उनके लिए डिप्लोमेटिक रिपोर्ट है। वो अपने डिप्लोमेसी के आधार पर भारत के साथ संबंध अच्छे भी रहें और पाकिस्तान को वो संरक्षण देते भी रहें। पाकिस्तान में 19% का टैक्स है, टैरिफ है, और भारत पे 50% का टैरिफ है, इंपोज किया है इन्होंने। तो आप समझ सकते हैं कि वो किसका बच्चा है। और वही पाकिस्तान किसके बल पर कहां वो जा रहा है, कहां पैसा खर्चा कर रहा है। 6 एजेंसीज को उसने हायर कर लिया, 45 करोड़ के खर्च कर दिए उसने अपने मीडिएशन के लिए। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये सब चीजें चल रही थी। लेकिन भारत ने एक जरूर संदेश दे दिया, अमेरिका को भी संदेश दे दिया कि अब वो आपको भी स्वीकार नहीं करेगा। और पिछले 75 वर्ष लग गए भारत को इस स्थिति में आने में, जबकि ये बहुत पहले होना चाहिए था, ये 26/11 में भी होना चाहिए था, ये तमाम जो आक्रमण हुए भारत के अंदर उस पर भी होना चाहिए था। लेकिन अब ये पता हो गया है कि अगर भारत पर आक्रमण किसी भी प्रकार से पाकिस्तान करता है तो उसका करारा जवाब भारत देगा, उसके लिए किसी का मोहताज नहीं रहेगा। और जैसा अभी कहा इंदुकान जी ने, ट्रंप तमाम ऐसे बयान दे रहे हैं जो लोगों के लिए मस्खरे का विषय बन गया है। आज उनकी टीआरपी जो 3% बढ़ी है, 39 से 41 हो गई है, 42 हो गई है, वो सिर्फ और सिर्फ उनके मस्खरेपन के कारण हुई है। तो ये कहीं ना कहीं उनका व्यक्तित्व एक हल्केपन की तरफ इशारा करता है, जिससे लोग बचना चाहते हैं। और भारत का अपना एक स्पष्ट स्टैंड है और भारत की जनता इस बात को समझती है। भारत की जनता ये मानती है कि इस नेतृत्व में भारत सुरक्षित है, भारत का स्वाभिमान अडिग है, भारत दुनिया के ताकतवर देशों के साथ आंख से आंख मिला करके लड़ने के लिए तैयार है। वहीं अमेरिका की आप स्थिति देख लीजिए, यूक्रेन में कौन लड़ रहा है? यूक्रेन भी उसका बफर जोन था, उसका ही प्रॉक्सी है, वहां पर वो लड़ रहा था, वहां मुंह की खाना पड़ा। पाकिस्तान में मुंह की खाना पड़ा, अफगानिस्तान में मुंह की खानी पड़ी, सीरिया देख लीजिए। तमाम ऐसे देश जिसको बफर जोन बनाया वो तबाह हो गए। और उसी तबाही के कागार पर पाकिस्तान भी खड़ा है, क्योंकि भारत अब बख्शने वाला नहीं है ऐसे देशों को जो भारत के खिलाफ इस तरह की साजिश करे। तो मुझे लगता है कि उनकी फारा की रिपोर्ट उनको मुबारक हो। भारत अपनी नीति, अपनी रणनीति पर चलेगा और भारत को जस्टिफाई करने की आवश्यकता नहीं है, ट्रंप को यह कहने की आवश्यकता नहीं कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने जो कहा, भारत के सेनाध्यक्ष ने जो कहा, हमारे डीजीएमओ ने जो प्रेस किया, वो हमारे लिए सत्य का प्रमाण पत्र है।
हमारे लिए अमेरिका का राष्ट्रपति क्या बोल रहा है, दूसरा देश का प्रतिनिधि क्या बोल रहा है, वो मायने नहीं रखता। हमारे देश के नेता क्या बोल रहे हैं वो मायने रखता है, हमारे देश का सिस्टम क्या बोल रहा है वो मायने रखता है, और देश की जनता उसी पर भरोसा करती है, उसी पर विश्वास करती है राखी जी। और मुझे लगता है कि इस रिपोर्ट की रिलीवेंस, ठीक है, डिप्लोमेटिक स्तर पर भारत और अमेरिका के संबंध थोड़े अच्छे हो जाएं, जिस तरह से ट्रंप ने खराब किए थे उसको, उस पर एक मुलम्मा चढ़ जाए, तो मुझे लगता है उस आधार पर एक अच्छा रिपोर्ट मान सकते हैं। लेकिन हमारे लिए ना राजनीतिक लाभ हम उसका लेना चाहते हैं, ना उसको शील्ड बना करके किसी भी प्रकार का कोई जस्टिफिकेशन देना चाहते हैं। हमारा जस्टिफिकेशन हमारी सेना है, हमारे प्रधानमंत्री हैं। ठीक है शिवानंद जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी राखी जी। शिवानंद जी, आपसे तो मैं यही पूछ सकती हूँ, मध्यस्थता का तो सर कोई जिक्र नहीं है, अब इसे कैसे जस्टिफाई करेंगे? मानेंगे, नहीं मानेंगे? इस रिपोर्ट पर क्या कहेंगे? गुड इवनिंग राखी जी और पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, गौरव जी और इसके पहले जो सर बोल रहे थे, दोनों भी नेशनल चैनल पे झूठ बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट हाउस में कभी भी डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिया नहीं है। अगर डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिया है तो मैं अभी रिजाइन देने के लिए तैयार हूँ, राजनीति छोड़ूंगा। नेशनल चैनल पे झूठ मत बोलिए। दूसरी बात, डोनाल्ड ट्रंप का पापा का फोन आने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने सीज फायर करवाया, पीओके क्यों नहीं लिया? फिर मैं दोनों को पूछना चाहता हूँ, इतना ही ताकत था अपने पास, पीओके लेने का इतना अच्छा मौका था, क्यों आप लोगों ने रुका दिया? हिंदू मार रहे, उधर भी बांग्लादेश में मार रहे, क्यों नहीं एक्शन नहीं ले रहे हो? नरेंद्र मोदी जी का ब्लैकमेलिंग डोनाल्ड ट्रंप कर रहे बार बार, और टेरिफ 50% बढ़ाया। क्यों बढ़ाया भाई? अगर इतना अच्छा रिश्ता है तो क्यों बढ़ाया 50%? हाँ, बांग्लादेश को 22% है, पाकिस्तान में 19% है टेरिफ। भारत को क्यों इतना तकलीफ दे रहे भाई? महंगाई चरम पर है। आप ही देखिए, इतना है तो अदानी अमेरिका क्यों नहीं जा रहे? अंबानी साहब जा रहे। पुणे के मेरे मित्र जैन है, दोनों मेरे क्लासमेट है, वो दोनों डोनाल्ड ट्रंप के शपथ को गए थे। देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी गया नहीं। 140 करोड़ अपमान हुआ, और ये खुद उनको डोनाल्ड ट्रंप का टाइम लेके उन्होंने अपॉइंटमेंट लेने का कोशिश किया। मैं मिलना चाहता हूँ, ये देखिए, उन्होंने बोला ठीक है चल आ जाओ, वो भी बच्चे के साथ खेलते खेलते मिलाया। पूरा इज्जत गया इंडिया का, 140 करोड़ जनते का। मैं गौरव जी को बोलना चाहता हूँ, देश के माफी मांगी है 140 करोड़ जनता का। नहीं, इंदिरा गांधी जैसा धाड़स प्राइम मिनिस्टर चाहिए। इंदिरा गांधी बोली, अमेरिका को बोले आपका काम आप करो, मेरा काम मैं करूंगी। ऐसा नरेंद्र मोदी में दम नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का पूरा ब्लैकमेलिंग फाइल, हरेन पंड्या, मानसी सोनी और बहुत कुछ फाइल डोनाल्ड ट्रंप के पास है। दोस्ती पहला किया, साथ में घूमे, साथ में चाय कॉफी पिया, पूरा कुंडली डोनाल्ड ट्रंप के पास है। इसलिए भारत देश 140 करोड़ जनते का पूरा बांध के रखा है। दूसरी बात, पाकिस्तान का इतना अच्छा मौका था राखी जी, मैं पूछना चाहता हूं गौरव जी को और सर को कि इतना अच्छा मौका था, पीओके क्यों नहीं लिया भाई? क्यों रुकाया? उन्होंने 7 राफेल गिरा दिया। तुर्की उनके पास था, चाइना था, अमेरिका उनको मदद कर रहा था, उसके बाद भी इंडियन राफेल नहीं गिरा क्या? बताइए। चलो हलफनामा दे दो दोनों, मैं कल ही कोर्ट में जाता हूं। ऐसी बात नहीं है। और अभी जो बोल रहे वाइस प्रेसिडेंट ने फोन किया, मोदी साहब नहीं उठाया, इतना हिम्मत मोदी साहब में नहीं है। मोदी साहब, मानसी सोनी का फोन आया तो 1 मिनट में उठाता है, और वाइस प्रेसिडेंट का, अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट फोन किया तो फोन नहीं उठाता। इनको कैसा पता वो फोन नहीं उठाया? इनको कैसा पता? इतना गोपनीयता न्यूज इनको पता हो गया, डोनाल्ड ट्रंप का फोन नहीं आया और इनको वाइस प्रेसिडेंट का फोन मोदी साहब नहीं उठाया। इनको बोल दिया क्या मोदी साहब कान में है, अरे आ जाओ, वाइस प्रेसिडेंट का फोन मैंने नहीं उठाया? ये शर्मनाक है। आदरणीय देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, 140 करोड़ जनता का झूठ बोल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप फायर करवाया तभी युद्ध रुक गया, पाकिस्तान पूरा फट गया था। मेरी बहन सोफिया कुरैशी, सोमिका सिंह रात को 1:16 में पाकिस्तान कराची में घुस के पूरी तरह से उसको बैंड बजाया था। उसके बाद इनका ही विजय शाह, मध्य प्रदेश का कैबिनेट मंत्री, बोलता है पाकिस्तान की बेटी है। शर्म आना चाहिए। थोड़ा भी किया। उसके बाद एलजी, जम्मू कश्मीर के एलजी बोल रहे थे मनोज सिन्हा, हमारे से चूक हुआ। अरे चूक हुआ तो क्या चूक हुआ? कौन अमित शाह जी रिजाइन दिया? ना मनोज सिन्हा जी रिजाइन दिया, नरेंद्र मोदी जी रिजाइन दिया। पार्लियामेंट हाउस में कभी भी नरेंद्र मोदी जी
डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिया नहीं है। शिवानंद जी, ये जो वो पूरी झूठ बोल रिपोर्ट रहे है, थे। ये जो पूरी रिपोर्ट है, प्लीज उस पर मुझे बहुत संक्षेप में बताइए, इसको कैसे देख रहे हैं? बैलेंसिंग है, डिप्लोमेटिक है, कुछ और है? राखी जी कुछ और है। नरेंद्र मोदी जी देखो ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का नाम जैसा राहुल जी लिया है, देखो ऐसा 2 बार पानी पिया। अरे क्या है, देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी देश सर्वोपरि है। इंडिया गठबंधन, एलओपी, जननायक राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, तेजस्वी यादव जी, अखिलेश यादव जी, ममता जी, स्टालिन जी, पूरी तरह से सपोर्ट, देश सर्वोपरि है। ऑपरेशन सिंदूर में 26 माता भगिनी को सिंदूर के नाम पे नरेंद्र मोदी राजनीति खेला, बिहार जाके प्रचार किया, सर्वदलीय बैठक पे नहीं आया, शर्मनाक है ये। मैं घोर निंदा करना चाहता हूँ। कितना अच्छा मौका था पीओके लेने के लिए, कितना अच्छा पाकिस्तान का फट गया था। शिवानंद जी, अरे मैं डोनाल्ड पूछ ट्रंप रही को हूँ, ये जो इतना अमेरिका डरने की का क्या रिपोर्ट है? आई है FARA, इसे बैलेंसिंग मानते हैं, डिप्लोमेटिक मानते हैं, कैसे इस रिपोर्ट को देख रहे हैं? मुझे तो ये बताइए बहुत जल्दी से। ये रिपोर्ट फर्जी है। ये दिखाने के करना है, कथनी अलग है। नरेंद्र मोदी जी पूरी तरह से सरेंडर हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप के आगे कुछ भी मोदी साहब का चलता नहीं है। मोदी साहब जल्द से जल्द रिजाइन देके झोला लेके जाना चाहिए। मैं बोलना चाहता हूँ, युवा युवती को रोजगार नहीं है, 2 करोड़ नौकरी नहीं दिया, 15 लाख रुपए नहीं दिया, मेक इन इंडिया फेक इन इंडिया, फार्मर किसान आज भी सुधार कर रहे हैं, युवा युवती को रोजगार नहीं है। एजेंसी मैं आज भी सर FARA पर केस कर दीजिए। भारत एक्शन ले ले FARA की इस रिपोर्ट पर, अमेरिका की इस रिपोर्ट पर, यदि फेक है तो। अरे नरेंद्र मोदी जी बोलने दीजिए ना। डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे? ओपन चैलेंज है, मोदी साहब बोल के दिखाइए। मैं खुद चैलेंज देता हूं, चलो नरेंद्र मोदी जी बोलना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे? नरेंद्र मोदी जी झूठ है। इतना अच्छा मौका था, इन्होंने सीज फायर करवाया और डर गए, ऐसा मेरे को मानना है। लेकिन मैं भारत देश, हिंदुस्तान सर्वोपरि है। वंदे मातरम, भारत माता मेरी माँ है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने माँ के साथ भी बदसलूकी किया, हिसाब तो होगा, कभी ना कभी हिसाब देना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जब से 11 साल आए तब से हिंदू खतरे में है, कल भी है। और मलिक साहब खुद गवर्नर थे, उन्होंने खुद बोला, मोदी साहब को मैंने फोन किया, ये शूटिंग बीटिंग जंगल में टाइगर के साथ खेलते बैठे, कोई लेना देना नहीं है। RSS बीजेपी, P फॉर पठानकोट, P फॉर पार्लियामेंट, P फॉर पहलगाम, P फॉर आप ही देखिए कंधार में जाके आतंकवादी छोड़ा। ये करनी और कतनी RSS बीजेपी। ठीक है शिवानंद जी, देखिए बहुत सारे विषय को हम मर्ज ना करें, बोलने में आ जाता होगा, पर हम पर्टिकुलरली किसी एक विषय पे हैं, उसको हम इधर उधर ना करें। बड़ा कंसर्न हूं मैं उस रिपोर्ट को लेके, और इसीलिए मैं उन पॉइंट्स पर ही बात कर रही हूं, क्योंकि समय बड़ी तेजी से हो रहा है सर। मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं सबको भरपूर टाइम देती हूँ, पर प्लीज उस रिपोर्ट पर रखिए। मैंने 2 बार आपसे वो सवाल किया। राखी जी, मैं अभी भी बोलता हूँ, ये रिपोर्ट फर्जी है। इंदिरा गांधी जी जैसे प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, और वैसा डिसीजन लेने के लिए मोदी साहब समर्थ नहीं है, असमर्थ है। नरेंद्र मोदी फारा का फुल फॉर्म बता दें केवल, देश का। बाकी जिनसे पूछे फारा का फुल फॉर्म क्या है, केवल फारा का फुल फॉर्म बता दें, तब ये समझ जाएंगे कि नहीं कंठस्थ है इनको रिपोर्ट। हेलो, आप शिवानंद जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, इनसे फारा का केवल फुल फॉर्म पूछ लिया जाए, आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं राकेश जी। अरे गौरव जी, आप एक बात बोली, कब से बीजेपी में आप कितने बार नरेंद्र मोदी जी को मिला, अमित शाह जी को मिला? चलिए, मैं 10 बार। एक सेकंड सर, व्यक्ति से नहीं चलती सर, हमारी पार्टी। चलिए, समय की सीमा है मेरे पास, मैं चाहती हूँ जल्दी से जो एक्सपर्ट है वो अपने कुछ पॉइंट्स यदि रखना चाहते हैं, प्लीज जल्दी से बोलिए। संदीप जी, देखो, हाँ इंदुकांत जी आऊंगी। संदीप जी प्लीज जल्दी से अपनी बात रखिए। ये ध्यान से सुनो, हमें याद रखना, राखी जी गवर्नमेंट आपका है लेकिन सिस्टम मेरा है, ये ध्यान में रखिए। देखिए राखी गौरव जी, हाँ ठीक है शिवानंद जी, बोलने दीजिए संदीप जी को, ठीक है, समय हो रहा है प्लीज। लेकिन आप लोगों ने संदीप जी को बोलने दीजिए भाई शिवानंद जी, ठीक है, मान लिया आपकी बात, मान लिया, मान लिया आपके माई बाप सरोस हैं, मान लिया आपके आका ट्रंप हैं, मान लिया। अरे राखी जी, क्या बोलूं, अभी हिंदुस्तान सर्वोपरि है। अरे शिवानंद जी रुकिए ना सर, प्लीज, बार बोलना पड़ रहा है, मेरे पास समय की सीमा है, प्लीज रुकिए। तो रोज चाचा कितना दिए, शिवानंद जी कितना दिए वो बता दीजिए ना। संदीप जी आप बोलिए सर, मैं सुन पा रही हूँ, प्लीज, नहीं तो ऐसे हम बढ़ नहीं पाएंगे। सब दे देंगे हम। राखी जी देखिए, बार बार अमेरिका की बात आती है, बार बार ट्रंप की बात आती है।
बार बार झूठ की बात आती है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या हकीकत में ट्रंप झूठ बोलते हैं, या जब हमारे देश का मामला आता है तभी हमें लगता है ट्रंप झूठ बोलते हैं। जी सुनिए, ट्रंप का प्रचार करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका जाते हैं। अगर ट्रंप झूठा है तो हमें उसका प्रचार करने की क्या जरूरत है? ट्रंप को हिंदुस्तान बुलाया जाता है और ये कहा जाता है माय डियर फ्रेंड ट्रंप, और ये हिंदुस्तान का दोस्त है। तो अगर ट्रंप झूठा था और वो हिंदुस्तान का दोस्त नहीं बनने लायक था, तो उसका क्यों वेलकम किया जाता है? ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए। फिर ट्रंप की ताकत भी हमें समझनी पड़ेगी। देखिए, दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जो ट्रंप से दोस्ती नहीं करना चाहता या अमेरिका नहीं जाना चाहता? अगर ट्रंप झूठा है तो कोई क्यों से दोस्ती करेगा? जो रूस जैसा जो पावरफुल देश है, जब यूक्रेन के बीच में मध्यस्थता की बात आती है तो रूस भी ट्रंप के पास जाता है, यूक्रेन भी ट्रंप के पास जाता है। अगर ट्रंप झूठा है तो रूस क्यों उसके पास जाएगा, ट्रंप क्यों उसके पास जाएगा? तो पूरी दुनिया की राजनीति तो ट्रंप कर रहा है। अगर ट्रंप झूठा है तो पूरी दुनिया क्यों उसकी बातों में आती है, क्यों उससे दोस्ती करना चाहती है, क्यों हम उससे हथियार खरीदना चाहते हैं अगर वो झूठा है? इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि जब हमारे देश के खिलाफ कुछ माहौल बनने लगा, या जिस तरीके से वो पाकिस्तान को सपोर्ट करने लगा, तब हमने उसको झूठा कहना शुरू किया। और अभी तक एक स्टेटमेंट ये नहीं आई जो ट्रंप ने अभी हाल ही में कहा कि मुझे फोन किया गया कि मैं आपसे मतलब रिक्वेस्ट के मोड में कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। तो ये उसने ऑन रिकॉर्ड बोला, पूरी दुनिया की मीडिया ने ये चीज सुनी है। ऐसे में राखी जी अपने आप सवाल खड़ा हो जाता है, क्यों हमारे देश की तरफ से अभी तक ये भी खंडन नहीं किया गया कि हिंदुस्तान से कोई फोन उसके पास गया ही नहीं है। और हम संदीप क्यों जी, ये कहने में बिगड़ा डरते हैं? बच्चा हम बिगड़ा दिन-रात बच्चा है पाकिस्तान ये, की कैसी हिंदुकान जी कह रहे थे, वो बोलते ही हम रहेंगे दिन-रात ऐसे। शाहरुख खान की ऐसी तैसी मार देते हैं, बांग्लादेश की ऐसी तैसी मार देते हैं, तो फिर हम क्यों ट्रंप के खिलाफ बोलने से बचते हैं? इसे बचना कहूं मैं या डरना कहूं? ठीक है अनुपम जी, प्लीज जल्दी से। देखिए राखी जी, यहाँ पे महत्वपूर्ण विषय फारा था, और फारा के अंदर जो रिपोर्ट आई उसमें एक चीज समझनी चाहिए हमको कि अमेरिका के अंदर जो हमारा दूतावास है, जो हमारे कॉन्टेक्ट्स हैं, और जो हमारी जो वहाँ की मशीनरी है, जो मैकेनिज्म है, उसके ऊपर काम करने की अभी आवश्यकता है। क्योंकि देखिए, आप अमेरिका को कुछ भी कहें, भला बुरा कहें, ट्रंप को आप कुछ भी कहते रहे, लेकिन हकीकत यह है कि आज के समय में आप अमेरिका को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आपको अमेरिका के अंदर अपनी पैठ बनानी होगी, और अमेरिका के अंदर आपको अपना एक मैकेनिज्म खड़ा करना पड़ेगा। देखिए, बैक टू बैक उसने 2-3 चीजें ऐसी करी हैं जिससे भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक शर्मिंदगी उठानी पड़ी। ऑपरेशन सिंदूर की बात तो लगातार कर रहे हैं। इसके पहले आपको याद होगा कि हमारे देश के कुछ नागरिकों को चेन में बांध करके, बेड़ियों में डाल करके हवाई जहाज के अंदर बैठा करके भेज दिया गया था। एक वो भी इंसिडेंट था, और तीसरा अब जो बड़बोलापन दिखा रहे हैं और ऊट पटांग की अभद्र बातें कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री के लिए, तो ये कहीं तो इसका अंत होना चाहिए। और वो भले ही बिगड़ा बच्चा आप कह ले उसको, लेकिन वो बिगड़ा बच्चा बिल्कुल नहीं है। वो बहुत सोच समझ करके और अपने हितों की बात कर रहा है, वो पर्सनल हित भी और अपने देश के हित की वो कहता भी है। डोनाल्ड ट्रंप का भी कल का स्टेटमेंट आप सुनिए, वो खुद कह रहे हैं कि मैं जहां भी जा रहा हूं मुझे पैसा चाहिए, मुझे मनी चाहिए, और ये मनी मैं अपने लिए नहीं, अपने देश के लिए ले रहा हूं। तो जब इस तरह की बातें कर रहा है तो उसका एक स्टांस क्लियर है। वो बिगड़ा बच्चा नहीं, वो अपने देश के लिए वो कुछ भी कर देकर गुजरेगा। और इसी तरह से हमको भी अब इग्नोरेंस छोड़ करके कुछ कंक्रीट मूव करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि समय की सीमा है। इंदुकान जी, आपने समय मांगा था, पर प्लीज बहुत जल्दी से बोलिएगा क्योंकि समय हो गया। नहीं, हमें बोलने की आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि हमें शिवानंद जी ने कहा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, इसलिए बोलना आवश्यक था कि प्रधानमंत्री ने संसद के पटल पर यह कहा कि 3-4 बार अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट वेंस ने हमें कॉल किया, और मैं मीटिंग्स में था आवश्यक, इसलिए उनका फ़ोन नहीं उठा पाया, फिर मैंने कॉल बैक किया। ये अगर गलत है तो मैं माफ़ी मांगूंगा पूरे देश से, आपके चैनल के माध्यम से, और अगर ये सही है तो मैं चाहूँगा कि शिवानंद जी अगर किसी पद पे हैं तो रिजाइन कर दे जो उन्होंने क्लेम किया। दूसरा, प्रधानमंत्री ने साफ 2 टूक कहा सदन के पटल पर कि ऑपरेशन सिंदूर के 4-5 दिनों के बीच उनका अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से कोई बातचीत नहीं हुई। रिकॉर्ड पे उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा हम लोगों ने और मिस्टर मिश्रा ने झूठ बोला। अगर ये झूठ है तो वो साबित करें आपके चैनल में। सिर्फ इतना ही कहना था।
चलिए ठीक है शिवानंद जी, चलिए इस विषय पर जितनी बातें होनी थी हो चुकी हैं। किसी को रिपोर्ट फेक लगती है, किसी को रिपोर्ट डिप्लोमेटिक लगती है, जो भी लगती है, जो पॉइंट्स आए हैं, जो भारत के परिप्रेक्ष्य में हमें तैयारियों के साथ आगे बढ़ना है, हम उस पर फोकस करें, बाकी चीजों को छोड़ दीजिए। जो अमेरिका की रिपोर्ट, अमेरिका की पॉलिसी को छोड़िए, हम तो भारत और इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी पर काम करें, यही हमें देखना पड़ेगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, जब जब ये बात आएगी, ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र आएगा, तो इस रिपोर्ट में क्योंकि पॉइंट्स ही ऐसा था कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं नेस्तनाबूद दिखाया गया, घुटने टेकते हुए दिखाया गया, लेकिन जिन पॉइंट्स का वाकई में जिक्र किया गया है, जहां मध्यस्थता का जिक्र नहीं है, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे थे। तो वाकई में सवाल तो आए हैं। हम इतना जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो था वो सक्सेस हुआ। पाकिस्तान की जो हालत थी वो पतली थी और आज भी और हमेशा रहेगी, लेकिन अमेरिका की जो एक कार्य करने की शैली है, अभी भी वर्तमान में है, उसको लेकर भारत को एक मजबूत रणनीति के साथ बढ़ना पड़ेगा। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।